हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन किया है और 3-4 वीडियो है जिसमें मेन पॉइंट्स को देखा गया है। और आज का जो हम लोगों का वीडियो होगा वह मध्यकालीन भारत से संबंधित है। और भारत में मध्यकालीन भारत में किस किस आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और कब किया, और उसमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, वह कब हुआ? यह उन दिनों की बात है जब भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। उसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। तुर्क लोगों द्वारा पहला जब हमला हुआ था तब जो था उस समय गजनी राज्य अभी अफगानिस्तान में था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था। भारत पर अरबवासियों ने आक्रमण का उद्देश्य जो था वह धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे महमूद गजनी। महमूद गजनवी, या जो इसका नाम गजनी भी है, मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इसके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तान कहा गया था। तो वहीं से यह बिलोंग करता था महमूद गजनवी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो था वह गजनी, जिसका नाम महमूद गजनवी भी है, अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यह तुर्क लोगों का पहला बड़ा आक्रमण हुआ जब गजनी राज्य जो था अफगानिस्तान के में था, मतलब महमूद गजनवी वहाँ का शासक था। महमूद गजनवी नाम के इस तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पीरितिगीन में शासन किया। इसी के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। वह काल था 972 से लेकर 977 ईस्वी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन हुआ करता था, जिसमें उसका शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन जो था 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। 977 ईस्वी में वह गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी जो था वह सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा जो था अल दाहिर बिलाल ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि दी। महमूद गजनवी जो था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य जो था वह धन की प्राप्ति करना था। वह धन की प्राप्ति अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा था, और वह 17 बार आक्रमण किया और भारत से अनेक राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया और बहुत सारे धन को लूटकर वह ले गया। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण जो किया था वह 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें राज्य जो जयपाल थे उसकी पराजय हुई थी।
महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बतलाई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांच से निर्मित आदम प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो 1025 में हुआ, जो सोमनाथ के मंदिर में पे हुआ था। मंदिर से उसने करीब 20 लाख की दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। यही वह सोमनाथ का मंदिर है जिस पे महमूद गजनी ने 1025 में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास हुआ और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके हाथों 11 मई 1951 को यहाँ पर पुनः ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। इस मानचित्र में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय का भारत का जो मैप है उसको दर्शाया गया है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। महमूद के सेना में सेवदराय व तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। सेवंदराय था और तिलक जो थे यह हिंदू के उच्च पदों पर थे। अलबुरुनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फर्रुखी जो थे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो था अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173 से लेकर 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण जो पंजाब प्रांत है उसको जीत लिया था। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी थी। मेन पॉइंट जो है गौर जो था, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और यह 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वह गौर का शासक बना था। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान के विरुद्ध ये आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो था 1178 ईस्वी में हुआ। 1178 में पाटन नामक स्थान जो गुजरात में है उस पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक भीम सेकंड था। उसने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। अब मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए जो मुख्य युद्ध हैं उसको हम लोग देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ था। यह गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वह 1192 ईस्वी में हुआ। यह भी युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इसमें भी गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध जो हुआ 1194 ईस्वी में हुआ। यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ जिसमें गौरी विजयी हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वह स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय चौहान जो था चहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी योग्य सेना नायक थे।
उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया, जिसमें चंदेल शासक परमादिदेव था। और परमादिदेव के अल्लाउदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच जो पहला युद्ध लड़ा गया वह 1191 में लड़ा गया था, और यह तराइन जो है हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, वहीं पे यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और वह जान बचाकर भाग गया था। मोहम्मद गोरी जो था 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर और बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। और मोहम्मद गोरी का जब मृत्यु हुआ 15 मार्च 1206 ईस्वी में, उस समय लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। और यह जो 1192 का तराइन युद्ध जो था निर्णायक सिद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए थे, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि तुर्कों की जीत के क्या कारण थे। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण थे। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना था। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना था। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना भी तुर्कों की जीत के कारण थे। अब कुछ मुख्य पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अरबों के सिंध विजय का जो विस्तृत उल्लेख है यह अरबी भाषा में लिखित है, और चचनामा नामक ग्रंथ जो है इसमें यह वर्णित है। सिंध विजय के बाद जब अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर लगाया था। अलबरूनी की पुस्तक जो है किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद करने वाले जो है सचाऊ ने, तथा हिंदी भाषा में अनुवाद किया रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। मोहम्मद गोरी का सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो इस तरह से यह पता चलता है कि यह जो मध्यकालीन इतिहास था यह भयंकर लड़ाइयों से होकर गुजरा और भारत के इतिहास को बहुत अधिक नष्ट कर दिया गया। आज का जो हम लोग का टॉपिक है आज यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं सल्तनत काल के साथ। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।